BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा आज का विषय सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 13 केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड, अर्थात पाठ 13वां रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो जैसा कि पाठ का नाम है रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध, इसके अंतर्गत हम जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वे मुद्दे हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? तो वो है परिवर्तन, जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिर रासायनिक परिवर्तन के लिए रासायनिक समीकरण, शाब्दिक समीकरण, और फिर दैनिक जीवन में मानव निर्मित और प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन, और उसके बाद रासायनिक बंध। इन मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। तो जब भी हम चर्चा करते हैं तो निश्चित है कि उसका हमारे दैनिक जीवन से प्रत्यक्ष कोई न कोई संबंध है। विज्ञान विषय ही ऐसा है। तो हम पहले कुछ निरीक्षण करेंगे और फिर हम अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। तो ये एक अधकटा सा सेव है और वो 2 रंगों में दिखाई दे रहा है। एक तरफ साफ सुथरा दिख रहा है तो एक तरफ थोड़ा सा वह जंग लगा या खराब हुआ ऐसा नज़र आ रहा है। उसी प्रकार यह ब्रेड का टुकड़ा, यहाँ पर भी अलग अलग रंग। यह माचिस की तीली का ज्वलन, पके हुए केले का रंग, रूप, स्वाद कुछ बदला बदला सा। एक कील जो कुछ समय बाद जिसमें जंग लग जाता है अलग रंग का दिखाई देता है। तो ये सब जो घटनाएं हैं हमारे दैनिक जीवन में हम इसे अक्सर देखे हैं, जाने हैं, समझे। तो ये सब कुछ न कुछ परिवर्तन है। जैसे कि ये मैंने उदाहरण बताया अभी सेब का। अब सेब को काटकर कुछ देर तक अगर छोड़ दें तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार ताजे कील कुछ दिनों हफ्तों बाद उसमें जंग लग जाता है। ये सब निरीक्षण हमने किया है। तो कई कई घटकों का, द्रव्यों का रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन,
रूप में परिवर्तन हमने देखा है। अलग अलग तरीके के रूप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन हमने देखा है। तो पदार्थ के रंग में परिवर्तन होना, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना, ताप ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा का अवशोषण या मुक्त होना, अर्थात कि क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण या ऊर्जा का अवशोषण होना, गैस मुक्त होना, ध्वनि या प्रकाश की उत्पत्ति, जैसे कि हमने पटाखों में देखा है, पटाखा फूटते समय, सूर्योदय में देखा है, ध्वनि नहीं आती लेकिन प्रकाश आता है, सूर्य से हमें ऊष्मा भी मिलती है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, किसी न किसी घटनाओं में परिवर्तन, ये परिवर्तन हमने निरीक्षण किया है। तो हमने देखा पदार्थों में परिवर्तन होता है और ये सभी परिवर्तन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे दो भागों में, दो प्रकार में बांट सकते हैं? एक तो भौतिक परिवर्तन यानी जो बाहरी परिवर्तन है, और एक है रासायनिक परिवर्तन यानी उसके गुणधर्मों का परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन हम चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी। हमने कक्षा 7वीं में देखा है इस पाठ को। तो पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिससे उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणों में या गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि बर्फ़ पिघल कर पानी हो जाता है, पानी भाप में बदल जाता है, भाप ठंडा होकर पानी और फिर बर्फ़ भी बन जाता है, ये भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया पदार्थ हमें दिखाई देता है वह एक्चुअल में कोई नया पदार्थ नहीं होता है, पदार्थ वही होता है, केवल उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाता है। तो यह परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी रिवर्सिबल है, यानी हमने जो अवस्था प्राप्त की है उस अवस्था से पुनः हम पहले जैसा पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह टेम्पररी परिवर्तन होता है, अस्थायी होता है और रिवर्सिबल होता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण मिलेंगे आपको, जैसे कि शक्कर या नमक का पानी में घुलना। तो जो शक्कर है उसका रूप बदल गया, घुल जाता है पानी में, लेकिन फिर से हम पानी को उबालकर शक्कर या नमक प्राप्त कर सकते हैं। लोहे का चुंबक में बदलना, कोई लोहा है उसके आसपास हम चुंबक ले जाते हैं तो कुछ चुंबकीय गुणधर्म उसमें आ जाते हैं, लेकिन वह टेम्पररी होता है। कुछ दिनों बाद उस लोहे से चुंबकत्व का गुणधर्म खत्म हो जाता है, वापस वो लोहा बन जाता है। चौक के टुकड़े का चूर्ण में बदलना, यानी चौक का टुकड़ा आपने देखा है, उसका बारीक पाउडर हो सकता है और उस पाउडर से पुनः चौक बनाया जा सकता है। चौक के गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार बल्ब का जलना, बल्ब जलता है, रोशनी देता है, बंद कर देते हैं, फिर से वो पहले जैसा हो जाता है। कांच का टूटना, कांच टूट गया, कांच का गुणधर्म नहीं बदलता, रूप बदल जाता है, छोटे टुकड़े हो जाते हैं, उसको हम पिघलाकर पुनः कांच प्राप्त कर सकते हैं। कागज के टुकड़े करना, तो कागज का गुणधर्म नहीं बदलता है, केवल उसका रूप बदल जाता है, आकार बदल जाता है। उसी प्रकार बहुत सारे भौतिक परिवर्तन हैं। स्प्रिंग की आकृति में बदलाव, यानी स्प्रिंग को दबाते हैं तो छोटा हो जाता है, छोड़ देंगे तो बड़ा हो जाता है, खींचेंगे तो लंबा हो जाता है, फिर छोड़ देंगे तो अपनी अवस्था में आ जाता है। ये सब भौतिक परिवर्तन ही है। धातु या पदार्थ जैसे सोना, लोहा, कांच का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया हमने देखी है वह भौतिक परिवर्तन है।
पानी की अलग अलग अवस्थाएं जो हैं, ठोस, द्रव, गैस, पानी, बर्फ और भाप, ये सब अवस्थाएं हैं भौतिक परिवर्तन की। धातु को पीट कर मशीनों द्वारा चादर और तार बनाते हैं तो भौतिक परिवर्तन है यह धातुओं का। तो हमने देखा भौतिक परिवर्तन। उसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन क्या है, क्योंकि हमारा जो पाठ है वो रासायनिक परिवर्तन पर आधारित है। तो पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिससे नया पदार्थ प्राप्त होता है, यानी जो पदार्थ प्राप्त होगा वह नया होगा, नया गुणधर्म वाला पदार्थ होगा। और रासायनिक संगठनों और रासायनिक गुणों में जो मूल पदार्थ है उससे वो अलग होगा। तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया पदार्थ ही बनता है हमेशा, और यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल, यानी पुनः हम पहले वाला पदार्थ नहीं प्राप्त करते अगर एक बार रासायनिक परिवर्तन हो गया। और स्थायी परिवर्तन है, यानी एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। इस परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के अपने दैनिक जीवन में भी। तो लोहे पर जंग लगने से लोहा नष्ट होने लगता है। ध्वनि उत्पन्न होना साउंड का, सब्जियों और फलों का पकना, आटे से रोटियां बनाना, दूध से दही, दूध का फटना, मोमबत्ती अगरबत्ती का जल जाना, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, पटाखों का विस्फोट, पत्तियों लकड़ियों से खाद बनना, श्वसन प्रक्रिया, रंग में परिवर्तन, भोजन के सड़ने पर उसमें से दुर्गंध आना, ये सब जो परिवर्तन है वो रासायनिक है। लोहे पर जंग लग के लोहा खराब हो जाता है, हम उस पाउडर से हम पुनः लोहा नहीं बना सकते। ध्वनि एक बार निकल गई किसी वस्तु से, पिंड से, तो हम उससे वापस ध्वनि उसमें डाल नहीं सकते। सब्जी और फल एक बार पक गए तो उसको कच्चा नहीं कर सकते। आटे से रोटी बन गई तो हम उसे आटा नहीं बना सकते। दूध से दही बन गया तो वापस दूध नहीं बना सकते। फट गया दूध तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। मोमबत्ती अगरबत्ती जल जाए तो हम फिर से मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं बना सकते। तो ये सब क्रिया इरिवर्सिबल है, स्थायी परिवर्तन है, नया पदार्थ बनता है, तो रासायनिक परिवर्तन है। उसी प्रकार अन्य कुछ रासायनिक घटकों में होने वाला परिवर्तन देखते हैं। तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जाने पर उसका रंग दुधिया हो जाता है। आटे के किण्वन द्वारा इडली डोसा बनाते हैं, हम जानते हैं। आटे को भिगाकर कुछ घंटों के बाद इडली डोसा बनाया जाता है। सेव, आलू, बैंगन को काटने के बाद रंग भूरा हो जाता है कुछ देर के बाद, ऐसे छोड़ दें हवा में तो। और हम देखते हैं प्रकृति में जो वायुमंडल के बाहर ओजोन गैस है उसके द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेते हैं, वो जो सूर्य से आती हैं और ऑक्सीजन में बदलती हैं। कोयला या किसी पदार्थ का जलकर राख हो जाना तो उससे हम पुनः कोयला नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब रासायनिक परिवर्तन हैं। तो रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है? तो निश्चित है कि उस पदार्थ के अंदर आसपास कोई ऐसी घटना होती है जिससे वह अपना गुणधर्म खो देता है। तो उसे दिखाने के लिए, उस प्रक्रिया को दिखाने के लिए हम समीकरण का प्रयोग करते हैं। यानी क्या और क्या, कौन कौन से घटक मिलने पर कुछ नया घटक बन गया, उसे हम समीकरण द्वारा दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। तो रासायनिक समीकरण का मतलब, रासायनिक समीकरण में कौन कौन से घटक शामिल होंगे? तो सबसे पहले अभिकारक यानी जो मूल पदार्थ है हमारा वह होगा। फिर परिवर्तित होने के बाद नया पदार्थ बन जाएगा, उसे हम उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं। और उत्पाद और प्रोडक्ट के बीच में एक तीर का निशान दिखाते हैं जो कि समीकरण को प्रेजेंट करता है, दर्शाता है कि कोई क्रिया घटित हुई है। तो अभिकारकों यानी अभिकारक एक से अधिक हो सकते हैं, उत्पादक भी एक से अधिक हो सकते हैं। उनको रासायनिक सूत्रों के द्वारा, फार्मूले के साथ सांकेतिक
शाब्दिक रूप से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो शाब्दिक रूप से प्रदर्शित रासायनिक समीकरण क्या है, पहले हम देखते हैं। तो यह परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्यों होता है, परिवर्तन होने के समय कौन सी क्रिया घटती है, यह रासायनिक समीकरण से हमें पता चलता है। जैसे कि लिखा गया है कि साइट्रिक अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट बनता है। यानी दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से दो नए पदार्थ बन गए। तो यह रासायनिक समीकरण शब्दों में लिखा गया है। बीच में देख रहे हैं तीर का निशान है। लेफ्ट में दो अभिकारक हैं, साइट्रिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट में दो उत्पाद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड धन सोडियम साइट्रेट। तो एक से अधिक होने पर बीच में धन का निशान लगाते हैं। फिर देखिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं तो नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। यह रासायनिक समीकरण द्वारा यहाँ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलने पर कैल्शियम कार्बोनेट और पानी का निर्माण हुआ। यहाँ पर भी हम रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शा रहे हैं। दो अभिकारक है, तीर का निशान है, और राइट साइड में दो उत्पाद हैं। तो अब शाब्दिक समीकरण को संकेत के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कार्बन धन ऑक्सीजन संयोग करने पर, रासायनिक क्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। उसे अगर हम रासायनिक समीकरण संकेत के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। कार्बन को C, ऑक्सीजन को O संकेत द्वारा दर्शाते हैं, O2 लिखते हैं ऑक्सीजन के अणु को, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यह रासायनिक समीकरण हो गया संकेत के रूप में। ऊपर शाब्दिक है, नीचे सांकेतिक है। इसी तरह दूसरा उदाहरण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण करते हैं। तो ग्लूकोज के लिए C6H12O6 यह उसका संकेत है। उसमें ऑक्सीजन से संयोग होता है O2, और श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और पानी। बच्चों, ये जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब कि वैसे समीकरण संतुलित होना चाहिए, क्योंकि जो अभिकारक के रूप में जितना घटक है, जितना उसका मास है, उतना ही उत्पाद में भी होना चाहिए। जैसे यहाँ कार्बन 6 कार्बन दिख रहा है और जबकि दूसरी ओर कार्बन अकेला दिख रहा है, मतलब संतुलित नहीं है। तो संतुलन हम ये अभी नहीं करेंगे, असंतुलित समीकरण है। हम केवल देखेंगे उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरित लौह द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखेंगे, पानी को H2O लिखेंगे, और ग्लूकोज को हमने देखा C6H12O6, और ऑक्सीजन O2 का निर्माण। उसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट का संयोग से कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, और वह पानी रहता है। पानी में ही ये क्रिया होती है। तो कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट, सोडा है ये सब, और उससे बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। पानी तो है ही है उसमें। रासायनिक परिवर्तन के सामान्य प्रकार। तो ये हमने देखिए रासायनिक परिवर्तन, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नया कोई उत्पाद बनाते हैं, नया पदार्थ बनता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन सामान्य तौर पर दो प्रकार की, सिंपल सा दो प्रकार,
एक तो जो प्राकृतिक रूप से रासायनिक परिवर्तन होते रहता है, जिसे हमारा कोई सहयोग नहीं होता है, वह प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और दूसरा है मानव द्वारा जो निर्मित होता है, मानव निर्मित रासायनिक परिवर्तन। तो कौन कौन से उदाहरण हैं? रासायनिक नहीं, रासायनिक है ये शब्द, जरा ध्यान देंगे। तो श्वसन की क्रिया प्राकृतिक रूप से होती रहती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में प्राकृतिक रूप से होती रहती है। तो ये क्रिया प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन है। और मानव निर्मित क्या है? तो मानव निर्मित में हम ईंधन जलाते हैं, कोई पदार्थ जलाते हैं। उसी प्रकार अम्ल से फर्श को साफ करते हैं, अपने घरों में फर्श को चमकाने के लिए किसी न किसी पदार्थ का उपयोग करते हैं तो फर्श चमकने लगता है। पानी को सुफेन बनाना, यानी हार्ड वाटर, ऐसे पानी होते हैं जिसमें कपड़े नहीं धो सकते, लेकिन उसमें हम कुछ न कुछ पदार्थ डालकर, साबुन डालकर फिर उस पानी से कपड़े धोया जा सकता है। तो सुफेन बनाना, ये सब कृति मानव द्वारा की जाती है। तो मानव निर्मित परिवर्तन है ये रासायनिक। तो सबसे पहले प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो दो प्रकार का है, एक तो श्वसन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण। श्वसन मोस्टली सभी सजीवों में होता ही है, हम भी लेते हैं श्वसन की क्रिया में भाग। प्राणियों में, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन, हवा की ऑक्सीजन और भोजन से प्राप्त ग्लूकोज, इनका श्वसन की क्रिया में नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नाक से बाहर निकलती है, हमें पता है, स्वच्छ श्वास की क्रिया में। तो ग्लूकोज C6H12O6 धन O2, श्वसन की क्रिया में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O। और प्रकाश संश्लेषण में ये पौधों में ये क्रिया होती है, वनस्पतियों में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य प्रकाश यानी दिन की क्रिया है, पक्का हो गया। हरित लवक क्या करता है? पत्तियों में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो CO2, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का प्रयोग कर वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं अपने लिए ऊर्जा का, और हवा में ऑक्सीजन गैस छोड़ दी जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। ये पौधों, वनस्पतियों में होने वाली एक रासायनिक क्रिया है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला है मानव निर्मित रासायनिक परिवर्तन। ईंधन का जलाना, शाबादी फर्श साफ करना और दुष्फेन पानी को सुफेन बनाना। ईंधन का जलना, निश्चित है ईंधन के जलने पर नया घटक तैयार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कार्बन, कोयला हवा में जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो C(O2) CO2। तो कार्बन अलग पदार्थ है, घटक, ऑक्सीजन अलग घटक, कार्बन डाइऑक्साइड एक तीसरा ही घटक है। शाहबादी फर्श स्वच्छ करना, कैल्शियम कार्बोनेट पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एसिड डालकर जब फर्श पर हम डालते हैं हल्का HCl, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट पर रासायनिक क्रिया होकर कैल्शियम क्लोराइड बनती है जो पानी में घुल जाती है और पानी के साथ वह निकल जाती है, फर्श साफ हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो हवा में उड़ जाती है। अंत में पानी बचेगा, पानी के साथ कैल्शियम क्लोराइड घुलकर साफ हो जाता है लादी। हम जब साफ करते हैं तो पानी डालते हैं ना लादी पर, तो फर्श वो साफ हो जाता है। तो इस तरह से शाहबादी फर्श स्वच्छ हो जाता है। यह समीकरण संतुलित नहीं है, असंतुलित समीकरण है। केवल अभिकारक और उत्पाद के घटकों को देखिए किस तरह से यह रासायनिक क्रिया करते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं।
दुष्फेन पानी को सुफेन बनाने का मतलब है कि पानी में कुछ ऐसे तत्व घुलनशील होते हैं जो कि झाग निर्माण में बाधा डालते हैं। तो उसमें हम कुछ पाउडर या धोने का सोडा इत्यादि डाल के हम पानी को सुफेन बनाते हैं, यानी फिर झाग युक्त हो जाता है, जिससे कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। जब पानी में हम डालते हैं ये, तो जो कैल्शियम है उसके कार्बोनेट बनते हैं और सोडियम के क्लोराइड यानी लवण बनते हैं। पानी के साथ ये निकल जाते हैं और पानी सुफेन हो जाता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।